हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किस चीज़ के बने होते थे? तो उनका जो औजार होता था वह ताम्र, टीन और कांस्य से बना होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यानी वेद जो आपके अस्तित्व में आया है, ठीक है, उसका सही क्रम क्या है ये आपको बताना है। जल्दी बताओ क्या है सही क्रम। देखो, सबसे पहला तो ऋग्वेद सबको पता है और अथर्ववेद लास्ट में सबको पता है। ठीक है, बीच में कंफ्यूजन होता है तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद के बाद सामवेद है, सामवेद के बाद यजुर्वेद और उसके बाद अथर्ववेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी डैश संख्या है? यानी उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? यह है टोटल 108 और इसको हम लोग वेदांत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वेदांग और वेदांत दो अलग अलग चीजें हैं, इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, वेदांत मतलब वेद के अंत में आने वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक साइड दिख रहा है कुछ पुराना नदी का नाम है और एक साइड दिया हुआ है कुछ उसका जो न्यू नाम है, वो आपको मैच करना है। चलो मैच करो। एक तरफ से वितिस्ता, अस्किनी, पुरुषनी, विपाशा, दूसरी साइड है चिनाब, ब्यास, झेलम, सतलज और रावी। तो सही मैच करके बताओ क्या होगा सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? तो वितिस्ता का या वितास्ता का ये पुराना नाम है, इसका न्यू नाम क्या है? इसका न्यू नाम है झेलम। ठीक है। अस्किनी किसका पुराना नाम है? तो चिनाब नदी का पुराना नाम था अस्किनी। उसके बाद है पुरुषनी। पुरुषनी नदी का न्यू नाम क्या है? यह है रावी। ठीक है, रावी का ही पुराना नाम था पुरुषनी। और विपाशा जो है यह है ब्यास नदी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंची मीनार इन चारों में से आपको बताना है, जो आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं। कौन सी है? वो है कुतुब मीनार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रंथ किया था, वो कौन है? कौन है वो? है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था। ठीक है। और ये कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में स्थित है। वहां पर इन्होंने उस उपवास रखकर अपने प्राण को भी त्यागा था। ठीक है। आपसे पूछा जाता है किसके संपर्क में आने के बाद इन्होंने जैन धर्म को अपनाया या जैन धर्म की दीक्षा इन्होंने किनसे ली थी? तो ये इनका नाम था भद्रबाहु। क्या नाम था? भद्रबाहु। अच्छा, ईयर भी आपको याद रखना है, कब इनकी मृत्यु हुई थी? तो 298 में। कब हुआ था? 298 बीसी, यानी ईसा पूर्व में इनका श्रवण बेलगोला में मृत्यु हो गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं किस किस लिपि में? अशोक का शिलालेख आपको मिल सकता है, आपको वही ऑप्शन से चुन के निकालना है। क्या होगा आपका सही आंसर? ग्रीक, खरोष्टी, अरमाइक और या अर्मिक या संस्कृत। ठीक है, जल्दी बताओ। अरमाइक या अर्मिक, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। और संस्कृत, इन सब में से आपको चुनना है जिसमें आपको अशोक का शिलालेख मिल सकता है। आपका सही आंसर है 1, 2 और 3, यानी ग्रीक, खरोष्टी और अरमाइक में आपको जो अशोक का शिलालेख है वह मिल सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र लिखा गया। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? आसान सा क्वेश्चन है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा है? यह हीराकुंड बांध। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? काला शिवालय का नाम किस मंदिर को मिला है? काला शिवालय, तो ये सूर्य मंदिर को मिला है। किसको मिला है? सूर्य मंदिर को काला शिवालय या ब्लैक पेगोडा। ठीक है, ये सूर्य मंदिर का है, कोणार्क ओडिशा में, और इसी को काला मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? आसान सा क्वेश्चन है। बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। क्या था? गौड़ था बंगाल का प्राचीन नाम। अगला क्वेश्चन है, नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर या वेसर, ये तीनों प्रमुख क्या हैं? क्या हैं ये? भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली है। क्या है? भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली। इसमें से नागर, द्रविड़ और वेसर ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है? इसका जो मंदिर, इस कला से जो बनाया गया मंदिर है, ये कहाँ कहाँ मिल सकता है? देखो,
नागर आपको मिलेगा नॉर्थ में, ठीक है। द्रविड़ आपको मिलेगा साउथ में। अब बेसर जो है यह मिडिल वाले पार्ट में, मिडिल इंडिया में ये मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, ठीक है। और ये जो महिला विश्वविद्यालय था जो 1916 में स्थापित किया गया, ये कहाँ किया गया था? ये किया गया था मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित 4 संतों ने जन्म कब लिया? आपको ये बताना है। 4 संत का नाम दिया हुआ है, कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। तो इनके जन्म के हिसाब से ये आपको सजाना है। अब बहुतों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बेकार क्वेश्चन है। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बीएसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी बताओ क्या होगा सही ऑर्डर? तो सही ऑर्डर है आपका, इसमें सबसे पहले जन्म हुआ कबीर का, फिर हुआ नानक का, फिर हुआ चैतन्य का और उसके बाद तुलसीदास का। तो आपका ऑप्शन जो है ए वह सही हो जाएगा, ठीक है। कबीरदास का अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका जन्म 1425 में हुआ था। देखो इन सब का है ना कुछ अगर आप लिंक लगा के भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ऐसे भी कबीर का मैंने आपको जन्म दिवस बताया हुआ है। वन लाइनर वाला जो सेशन है, ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके मैंने वहाँ पे कवर करवाया हुआ है और जो बचा हुआ है वो कवर हो जाएगा, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम का आप तैयारी करो। तो पहला है कबीर, 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में, ठीक है। उसके बाद है चैतन्य महाराज। तो चैतन्य स्वामी का 1486 में चैतन्य महाराज का जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था ये भी पूछा जाता है, नदिया बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और तुलसीदास का कब हुआ था? ये हुआ था लगभग 1554 ईस्वी में। और तुलसीदास अकबर के समकालीन भी था, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा लिंक लगा सकते हो। तुलसीदास तो सबसे लास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर तुलसीदास का आपको एरिया पूछा जाए कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो याद रखना यूपी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। यूपी में राजपुर गांव है एक, बांदा डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष रूप से अपने किस चीज़ के लिए शेरशाह प्रसिद्ध हैं? तो शेरशाह विशेष रूप से भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध हैं। टोडरमल जो आप नाम जानते हो, ये पहले शेरशाह सूरी के लिए ही काम करते थे, उसके बाद फिर इन्होंने अकबर के लिए काम किया। तो शेरशाह ने एक बहुत ही भूमि का माप करने का जो एक सटीक विधि है वो उन्होंने इजाद किया था, जिसको हम लोग सिकंदरी गज के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिकंदरी गज, ठीक है। सिकंदरी गज या इसको सन ए डंडी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हुआ करता था आपका उंगली पे इसको मेजर किया जाता था या इंच, तो ये लगभग 29 उंगली का होता था, ठीक है। 29 उंगली अगर पूछा जाए, या लगभग 32 इंच का ये माप होता था, सिकंदरी गज। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा जो कि अकबर द्वारा निर्मित है वह किसकी विजय का प्रतीक है? बुलंद दरवाजा किसके प्रतीक का किसके विजय का प्रतीक है? तो गुजरात विजय का प्रतीक है बुलंद दरवाजा, ठीक है। और इसको किसने बनवाया है? अकबर ने। कहाँ बनवाया है? फतेहपुर सीकरी में। जब फतेहपुर सीकरी ने वहाँ पे अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपना राजधानी बनवाया था, तो वहीं पर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा है। बीबी का मकबरा किसका मकबरा है? किसका है? औरंगजेब के पत्नी का मकबरा है बीबी का मकबरा, ठीक है। और उस बीबी का नाम क्या था? रबिया दुर्रानी। क्या नाम था? दुर्रानी। आपको याद रखना है, ये टर्म याद रखो, आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। दुर्रानी। कहीं कहीं आपको नाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज मिल सकता है, लेकिन दुर्रानी टर्म आपको हमेशा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों या राज्यों में से एक है जो अकबर के शासन काल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर था। आपको बताना है कौन सा ऐसा जगह है जो मुगल साम्राज्य से बाहर था, कौन सा वो क्षेत्र है? तो वो है आपका बीजापुर, ठीक है। इन सब में से बीजापुर ऐसा क्षेत्र था जहां पर मुगलों ने शासन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला अंतिम यूरोपीय, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो भारत आने वाला अंतिम अंतिम यूरोपीय जो था हुआ था फ्रांसीसी। कौन था? फ्रांसीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरे को ले गया था कौन?
यहाँ का मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ये दोनों कौन ले गया था? आसान सा क्वेश्चन है, नादिर शाह ले गया था। कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह किसके समय में यहाँ पे नादिर शाह ने अटैक किया था? तो उस वक्त यहाँ के जो मुगल सम्राट थे वो थे मोहम्मद शाह, ठीक है, उसी के समय में नादिर शाह का अटैक हुआ था और फिर यह वापस चला गया था तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन को लेकर। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था किसने? ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सती प्रथा के रिवाज को अवैध घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट के द्वारा 1829 में। और किस भारतीय ने हेल्प किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय खोला गया। 1857 में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था कोलकाता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो ये जल्दी बताओ, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो ये आपका इन सब में से देखोगे तो किशन कन्हैया। कौन सा है? किशन कन्हैया। ये है प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को कालक्रम क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जो भी आपके 4 चीज दिए हुए हैं इनको इनके काल में यानी कब ये घटित हुआ, ठीक है, ये आपको अरेंज करना है। सबसे पहले पढ़ो क्या क्या है। गांधी जी का भारत वापसी, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ और चंपारण सत्याग्रह। तो जल्दी से मैच करो, आसान सारी चीजें हैं। सबसे पहले क्या हुआ था इन सब चीजों में? सबसे पहले देखो प्रथम विश्व युद्ध, अगर यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 28 जुलाई को। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो आपका सबसे पहले वो हो जाएगा। गांधी जी वापस आए थे 1915 में, तो सेकंड स्थान पे गांधी जी वापस आए। उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में, ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। तो आपका सही यहाँ जो मैच है वो कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर होगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंदोलनों में से किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया? वंदे मातरम का नारा कब अपनाया गया? तो वंदे मातरम का नारा 1905 में बंगाल विभाजन के समय में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय में। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत कब आया? भारत आया था। आपको ये बताना है क्या पर्पस क्या था? माउंटबेटन का भारत आने का पर्पस क्या था, ये आपको बताना है। क्या था माउंटबेटन के पर्पस? माउंटबेटन के आने का पर्पस तो क्या था? ये था भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करना, ठीक है। ये इनका मेन लक्ष्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो किसने ये मसौदा तैयार किया था? किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो सभी जानते हो ये है मैडम भिखाजी कामा। मैडम भिखाजी कामा, ठीक है। इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहला झंडा भी फहराया था 1907 में। ऐसा इससे पहले भी बहुत सारे झंडे फहराए गए हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो यही है कि पहला जो ट्राई कलर है यानी हमारा तिरंगा है, ये 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी में एक जगह है वहाँ पर इन्होंने फहराया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, यानी एपेहेलियन जो है पृथ्वी सूर्य से जब अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको एपेहेलियन कहा जाता है। आपको ये बताना है इसका डेट क्या है। पुराने क्वेश्चन है, बस आपका रिवाइज हो रहा है। क्या है डेट? ये है 4 जुलाई। तो इसमें 2 डेट है जो आपको याद रखना होता है, 4 जुलाई और 3 जनवरी, ठीक है। तो 4 जुलाई और 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है? पेरिहिलियन यानी सबसे नजदीक, और 4 जुलाई को सबसे दूर। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मुख्य सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? ये हुआ था 1913 में। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उनके देशांतर में कितना अंतर होगा? देखो ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है ये मैंने बहुत बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और बीच बीच में मैं जानबूझ के लेते रहता हूं ताकि आपका ये रिवाइज होता रहे, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर?
दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो, तब उनके देशांतर में अंतर कितना होगा? आप जानते हो क्या जानते हो आप जानते हो कि 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। कितना? 15 डिग्री 60 मिनट, या आप दूसरे एंगल से भी ले सकते हो, 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है। तो अगर 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है तो 2 घंटा 20 मिनट में टोटल कितना मिनट हो जाएगा? 60 दूनी 120 और 20 यानी 140 मिनट। तो 140 मिनट है और 4 डिग्री का मान 4 मिनट का मान 1 डिग्री है, तो इसको बाय 4 कर दो, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 4 पंचे 20 यानी 35 डिग्री। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको हमेशा जो है 1 नंबर आगे कर देगा अगर थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर है तो, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, उनको लगता है बहुत टफ होता है ये। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्लीजर्ड्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध किस चीज से है? आपको इन चारों चीजों में से चुनना है। वैसे वृक्षों को जलवायु वाले वृक्षों को जिनकी जड़ें जो है वह कम गहरी होती है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय जलवायु वाले वृक्षों। ठीक है। भूमध्य जलवायु वाले वृक्षों का जो जड़ होता है वह कम गहराई वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? इन चारों जलवायु में से बताना है कहां पर 10 डिग्री से अधिक तापमान जो है वह साल भर में नहीं होता है। क्या होगा सही आंसर? तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा टुंड्रा जलवायु क्षेत्र। ठीक है। टुंड्रा जलवायु वाले क्षेत्र में जो साल भर में टेम्परेचर है वह कभी भी 10 डिग्री से एवं नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है? मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का एक उदाहरण है, इसमें से कौन सा, ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण कौन सा है? यह है पटागोनिया का रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान है? पटागोनिया का रेगिस्तान। इसको हम लोग मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान के कैटेगरी में रखते हैं। देखो ये मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान क्या है? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक, ठीक है, इसके बीच में जो भी रेगिस्तान पाए जाते हैं उसको हम लोग मिड लेटीट्यूड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है। और जो मैक्सिमम डेजर्ट है वो इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर है। इसमें से आपका मेनली जो है गोबी, आपका एक यहाँ पे जो पटागोनिया, ठीक है, ये दिया हुआ है। पाटागोनिया होता है। ठीक है, पाटागोनिया, ठीक है, अर्जेंटीना में है ये। और भी जैसे आपका कुछ है, जैसे मुझे नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, टकला मकान, शायद टकला मकान है, वो भी इसी एरिया में पड़ता है। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसका? मिड लेटीट्यूड रेगिस्तान का। तो ये एग्जाम्पल 2-3 जो है इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन सा है? कौन है? यह है चीन। ठीक है। चीन जो है वह दुनिया में प्रथम स्थान पे है कोयला के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग करता है। पवन शक्ति का यानी विंड एनर्जी का जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज करने वाला देश है वह कौन सा है? वह है आपका हॉलैंड। ठीक है। हॉलैंड विंड एनर्जी का भरपूर उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यह है एंडीज। कौन सी है? एंडीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। मैंने इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा आपको पढ़ाए हुए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? आंसर है सारगोसा सागर। ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत चीज़ों को मैंने बताया हुआ है। सारगोसा सागर जो है आपको पूछा जाता है कौन सा एक ऐसा सागर है जिसके चारों तरफ सागर के बाउंड्री बने हुए हैं, तो वो भी सारगोसा होता है। ठीक है। यहाँ पे भी उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट करके पूछा गया है कि बिना तट का कौन सा सागर है, तो ये भी है सारगोसा सागर। ठीक है। सारगोसा सागर में आपका न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास जो है एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनता है जहाँ पे प्लैंकटन नामक जो घास है, ठीक है, या जलीय पौधे हैं, वह उत्पन्न होता है और वो मछली के भोजन के रूप में काम आता है और वहाँ पे मछली का प्रोडक्शन बहुत अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है यानी 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो नदी। कौन सी है?
कॉन्गो नदी। अगर लिम्पोपो रहता तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते। ठीक है, तो आपको याद रखना है कॉन्गो नदी जो है यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी रीना कौशल धर्मशक्तु। रीना कौशल धर्मशक्तु ये पहली महिला हुई, भारतीय महिला हुई जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग कौन सी है? तो यह आपका मिसिसिपी नदी प्रणाली। मिसिसिपी नदी प्रणाली जो है यह विश्व की सबसे अधिक लंबी अंतर्देशीय जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को मिलाएं। तो एक साइड दिया हुआ है यूरोपीय भाषाएं और दूसरे साइड दिया हुआ है बोली जाती है, यानी किस देश में ये बोली जाती है। तो जल्दी से इसमें आपको मैच करना है सारे को। पहला है फ्रेंच, दूसरा है इटालियन, तीसरा है पुर्तगाली और चौथा है स्पेनिश। मैच करो, क्या होगा सही आंसर? चलो जल्दी से मैच करो। तो देखो चलो मैच करते हैं। पहला आपका फ्रेंच। फ्रेंच कहाँ बोला जाता है इन सब जगहों में से? तो फ्रेंच इन सब जगहों में से, आपका जो अल्जीरिया है वहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेंच बोलने वाले। दूसरा है इटालियन। इटालियन आपको बोलने वाले कहाँ मिलेंगे? तो इटालियन इन सब में से लीबिया में आपको बोलने वाले मिल जाएंगे। ठीक है। तीसरा है पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा का इस्तेमाल करने वाले आपको ब्राज़ील में मिल जाएंगे और स्पेनिश भाषा का प्रयोग करने वाले आपको मैक्सिको में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री चैनल अलग करती है किनको? 9 डिग्री चैनल अलग करती है किनको? किनको करती है? लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। अगला क्वेश्चन है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2। कौन सी है? K2। और प्रथम कौन सा है? एवरेस्ट है। ये तो आप सभी जानते हो। K2 को ही हम लोग गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है। तो भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये है 9। और कौन कौन सा राज्य है? अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा ये सारे। चलो फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये सारे राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। इन चारों जगह में से आपको बताना है कहाँ डीजल के रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। यह है वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे डीजल रेलवे इंजन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई हैं? अपूर्वी चंदेला किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये शूटिंग या निशानेबाजी से जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इससे बड़े 3 कौन से देश के रेलवे नेटवर्क हैं? जल्दी बताओ। विश्व में भारत का स्थान तो चौथा है रेलवे नेटवर्क में, लेकिन 3 इससे बड़ा कौन है? क्या होगा सही आंसर आपका? तो सही आंसर है आपका यूएसए, चाइना और रूस। प्रथम स्थान पे यूएसए, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे रूस और चौथे स्थान पे अपना भारत। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय, आसान सा क्वेश्चन है, ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हुए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है एम.एन. रॉय। ऑफिशियली जो संविधान होना चाहिए एक, इसका विचार जो प्रकट किया गया था वो एम.एन. रॉय के द्वारा ही प्रकट किया गया था। अगला क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये थी कमलजीत संधू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की केंद्रीय सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है या कौन थी? केंद्रीय सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी? ये थी राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। अगला क्वेश्चन है शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सोशलिस्ट शब्द भारतीय संविधान में क्यों जोड़ा गया, इसका उद्देश्य आपको बताना है। क्यों जोड़ा गया था? तो इसका उद्देश्य था आर्थिक व राजनीतिक स्थिति में असमानता को समाप्त करना। ठीक है, इसलिए यह शब्द सोशलिस्ट जो है वह जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत कोई राज्य एसटी, एससी या ओबीसी के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है? यानी इस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अगर कोई राज्य चाहे तो एसटी, एससी या ओबीसी के लिए कानून बना सकती है, उनके हित में कोई भी कानून बना सकती है, कोई बाधा उसमें नहीं डाल सकता है। किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? जल्दी बताओ, किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 15(4) में। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15(4) में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? सबसे पहले गृह मंत्री कौन हुए? ये हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही थे प्रथम गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? इन चारों नामों में से आपको बताना है राज्यसभा के मेंबर थे जब वह पहली बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए। तो कौन थे वो? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी राज्यसभा मेंबर थी जब वह प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है यदि। अब चार जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से बताओ क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर उसे राज्य की विधान परिषद का सदस्य अगर है, ठीक है, याद रखना जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें क्या होता है, कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? अगर राज्य का हम लोग बात करेंगे तो उसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के? तो पूरा विधानमंडल का नहीं, सिर्फ विधानसभा का, विधान परिषद इसमें नहीं आता है। अगर विधान परिषद के सदस्य अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? वो है विश्वनाथन आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? ये थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर ये थी मिताली राज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित यानी पेपरलेस न्यूज़पेपर कौन सा था? तो पेपरलेस न्यूज़पेपर भारत का जो पहला था वह था द न्यूज़ टुडे। ठीक है, इसका प्रकाशन 2001 में हुआ था और भारत का पहला पेपर रहित यानी कागज रहित समाचार पत्र का जो रिकॉर्ड है वह इसी के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? यानी इनमें से जो भी आपके नाम है इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर बनी थी? उप गवर्नर भारतीय महिला बनी थी, कौन है वो? क्या नाम है उनका? उनका नाम है के.जी. उदेसी। क्या नाम है उनका? के.जी. उदेसी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देश में सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोटों की प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज उत्पादित होता है कहाँ? ये आपने पढ़ा हुआ है। कहाँ होता है? ये होता है होशंगाबाद में। कहाँ होता है? होशंगाबाद में। जो भी पेपर्स जरूरत पड़ते हैं मुद्रा नोटों की प्रिंटिंग के लिए वो होशंगाबाद में तैयार होता है। अगला क्वेश्चन है, 1983 में प्रूडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था? 1983 में हम लोगों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। आपको ये बताना है हम लोगों ने जो हराया वेस्ट इंडीज को उसका कप्तान कौन था? कौन था उसका कप्तान? उसका कप्तान था क्लाइव लॉयड। कौन था? क्लाइव लॉयड। ठीक है, और अपने भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? ये लुधियाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम महिला कौन है? भारत की प्रथम महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है कौन है वो हैं मदर टेरेसा। ठीक है, इनको 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार हैं, वह कौन कौन से हैं? यानी प्रथम रैंक और दूसरा रैंक सर्वोच्च सम्मान किस चीज में? तो वीरता के फील्ड में आपको बताना है वो कौन है। तो वह आपका परमवीर चक्र और महावीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र और महावीर चक्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता है? तो जो भी आपके नाम है यहाँ पे दिए हुए, इसमें से 2 बार बुकर पुरस्कार जीतने वाले लेखक का नाम आपको बताना है। क्या है नाम उनका? उनका नाम है क्या हो गया? J.M. कोएटजी। क्या नाम है उनका? J.M. कोएटजी। इनको 2 बार बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। BC का फुल फॉर्म क्या हो गया? विधान चंद। ठीक है, विधान चंद पुरस्कार। तो भारतीय चिकित्सा परिषद ने 1966 में, कब स्टार्ट किया है? 1966 में BC रॉय पुरस्कार स्टार्ट किया है। ठीक है। और जो आपका डॉक्टर दिवस मनाया जाता है, चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, वो BC रॉय के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। कब है इनका जन्म दिवस? तो 1 जुलाई को इनका जन्म दिवस है। और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या सही कालानुक्रमिक अनुक्रम है जो विश्व के 7 आश्चर्यों के बीच में निम्नलिखित का निर्माण करता है? अच्छा, चीन की बड़ी दीवार, आगरा का ताजमहल, पीसा की झुकी मीनार और कमचुरिया का अंकोर वाट मंदिर। आपको बताना है कि इसका जो सही ऑर्डर है, ठीक है, आपको उस बारे में उस हिसाब से इसका मैच करना है। क्या होगा आपका सही आंसर? यानी कब कब ये निर्मित हुआ, आपको उस हिसाब से उस क्रम में आपको सजाना है। जल्दी बताओ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो सकता है। क्या होगा आपका सही आंसर? देखो, इन सब में से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले और सबसे पुराना है चीन की जो दीवार है, ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये लगभग ईसा पूर्व में ही बनाया गया था, 220 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, 220 से लेकर 206 BC के बीच में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। उसके बाद अगर दूसरे स्थान पे हम लोग देखेंगे तो यह है कंबोडिया का अंकोर वाट। ठीक है, कमचुरिया या कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। ठीक है, ये लगभग 12वीं सदी में बना था। ठीक है। उसके बाद तीसरे स्थान पे हम लोग जाएंगे तो ये पीसा की झुकी मीनार है। ठीक है, पीसा की झुकी मीनार, इसका निर्माण 14वीं सेंचुरी में हुआ था, लगभग 1319-20 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और आगरा का ताजमहल आप जान रहे हो, इसका निर्माण कब हुआ? 1653 में। कब हुआ? 1653 में। ऐसे तो बहुत वक्त लगा है इसके निर्माण में, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी याद है कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। शाहजहां का कार्यकाल भी अगर पता है तो आप थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वह कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा B। ठीक है, 1 4 3 2। क्लियर है? यही होगा आपका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें से एक है। तो हमारा विदेश नीति जो है, फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत सारे सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। अब आपको ये बताना है फॉरेन पॉलिसीज जो अभी तक कभी ना कभी कुछ ना कुछ उसमें हुआ है, उसमें से एक कौन सा है? अब आप लोग पहुंच जाओगे आंसर। ये है पंचशील। ठीक है, पंचशील जो समझौता था या पंचशील जो सिद्धांत है, यह खास किसी एक देश से रिलेटेड है, वह है हमारा चीन के साथ। ठीक है, ये पंचशील समझौता हम लोगों ने चीन के साथ किया था। हम लोग एक दूसरे के बाउंड्री पे या एक दूसरे के इंटरनल मैटर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये सारे मैटर उसमें इंक्लूड थे। तो आपका एक आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक देश में आय कर की दर सर्वाधिक है? यानी किस देश में जो टैक्स है, टैक्स रेट है, वह सबसे अधिक है? तो वह है जापान। जापान में टैक्स रेट सबसे अधिक है। ठीक है, कौन सा देश है वो देश है जापान। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, माइक्रो क्रेडिट अथवा गरीबों के साथ बैंकिंग का प्रस्ताव ग्रामीण क्रेडिट के क्षेत्र में अपेक्षाकृत एक नई धारणा है। निम्न में से किस देश के साथ यह प्रस्ताव सफलतापूर्वक बंधन हो चुका है? किस देश के साथ हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश के साथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न है। गंगा बेसिन पर अगर हम लोग वर्षा जिस मात्रा में हो रही है, अगर उस हिसाब से हम लोग उस पैटर्न में हम लोग जाएं तो आपका घटते हुए क्रम में आपको कैसे वो दिखेगा, किस ऑर्डर में होगा?
क्या होगा आपका सही आंसर? आपका होगा पश्चिम से पूरब तथा उत्तर से दक्षिण। ठीक है, जब आप पश्चिम से पूर्व जाओगे और उत्तर से दक्षिण आओगे तो आपका जो वर्षा का विभाजन है वो घटते हुए क्रम में नजर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रथम महिला चिकित्सक, यानी भारत की प्रथम महिला चिकित्सक। यहाँ भारत नहीं है लेकिन आप ऐड कर लेना, भारत की प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? तो भारत की प्रथम महिला चिकित्सक हैं कौन? कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, देखो यहाँ पे दो नाम आपको मिल सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। कहीं पे आपको आनंदी बेन या आनंदी बाई के रूप में मिलेगा, आनंदी बाई जोशी। ठीक है, आनंदी बाई जोशी ये मिल सकता है आपको, या आपको कादम्बिनी गांगुली मिलेगा। अब कुछ जगह पे इनको आनंदी बाई जोशी को माना गया है, कुछ जगह पे कादम्बिनी गांगुली को माना गया, लेकिन ऑप्शन में हमेशा आपका कोई एक ही रहेगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, दोनों को आप याद रख लो बस। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय, तो बहुत बार आपने पढ़ा है, यह है भील समुदाय जो भारत में सबसे अधिक बड़ी समुदाय है, और दूसरे स्थान पे गौड़ जनजाति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों के अपने स्रोत के रूप में अमरकंटक क्षेत्र में है, वह 3 नदी कौन सी है? कौन कौन सी नदी है वो? वह है सोन, महानदी और नर्मदा। ठीक है, यह अपने स्रोत के लिए अमरकंटक क्षेत्र में स्थित है, या इनका जो स्रोत है वह अमरकंटक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? डायनासोर का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मोंटाना को। मोंटाना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है? तो छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है या क्या गया? किसके द्वारा प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया? किसके द्वारा किया गया? ये किया गया सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। किसके द्वारा? सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों ने कुछ नए ग्रहों की खोज की, आपको बताना है कितना, तो वह टोटल 17 नए ग्रहों की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण कब शुरू किया गया? स्वच्छ भारत मिशन एक शहर के लिए होता है, ठीक है, और ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ इसका दूसरा चरण? इसका दूसरा चरण 4 मार्च को शुरू हुआ, 4 मार्च 2020 को। अगला क्वेश्चन है किस बैडमिंटन खिलाड़ी को चौथे बार टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किस बैडमिंटन प्लेयर को चौथी बार चुना गया है? कौन है वो? वो है पीवी सिंधु। कौन है? पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका द्वारा इंदिरा गांधी को 100 वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया? तो अभी कुछ ही दिन पहले एक लिस्ट आया था, आपने देखा होगा, जिसमें 100 जो पूरा सदी है उसमें 100 बहुत ही फेमस जो वुमेन रही हैं उनका लिस्ट जारी किया गया था, उसमें से इंदिरा गांधी को भी जगह दिया गया है। आपको ये बताना है किस पत्रिका ने ये लिस्ट जारी किया था? ये किया गया था टाइम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नासा द्वारा जुलाई 2020 में निर्धारित मंगल मिशन के लिए बनाए गए रोवर का क्या नाम रखा गया? तो जुलाई 2020 में मंगल मिशन लॉन्च करने वाला है नासा, उसमें जो रोवर होगा, उस मिशन के तहत जो रोवर है उसका नाम क्या रखा गया है? क्या रखा गया उसका नाम? उसका नाम रखा गया परसिवरेंस। क्या रखा गया है? परसिवरेंस। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के 30 अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है? जल्दी बताओ, राजस्थान में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के 30 अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ है? तो कौन सा देश है वो? वो देश है नेपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गूगल किस भारतीय शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? यानी गूगल भारत के किस शहर में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने जा रहा है? तो कौन सा जगह है वो? जल्दी बताओ। वो है आपका दिल्ली। कौन सा जगह है? दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख का क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हो गया है?
तो बांग्लादेश बौद्ध कृष्टि प्रचार संघ के प्रमुख कौन थे? ये थे शुद्धानंद महात्रो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत का शीर्ष कॉलेजों में स्थान किसको मिला है? कौन सा है भारत का शीर्ष कॉलेज? कौन सा है? वह है आईआईटी बॉम्बे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खोला मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया? खोला मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको बताना है किस राज्य का ये मिर्च है, किस राज्य का है, जल्दी बताओ। तो ये है गोवा का। ठीक है, और इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया है? अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अभी जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा? ये है आपके थॉमस बाच। ठीक है, थॉमस बाच को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पेटा इंडिया द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? जल्दी बताओ, किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री को? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री को। कौन है ओडिशा के मुख्यमंत्री? तो अभी हैं पटनायक जी। ठीक है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम मनी के सीईओ या एमडी का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो पेटीएम मनी के सीईओ या एमडी कौन थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है? कौन है वो है आपके प्रवीण जाधव। इन्होंने दे दिया था इस्तीफा। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 जनवरी 2020 को दिए गए आदेश के बाद किस शहर में 14 बड़ी निर्माण परियोजना स्थलों पर एंटी स्मोक गन उपकरण लगाया गया है? एंटी स्मोक गन कहाँ लगाया गया, किस शहर में लगाया गया है? 13 जनवरी 2020 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद। तो यह है दिल्ली। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति की है? तो कौन सा देश है वो देश है मालदीव। ठीक है, ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन संजीवनी के तहत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है? मो प्रतिभा कार्यक्रम यूनिसेफ के साथ मिलकर किस राज्य ने शुरू किया है? ये किया गया है ओडिशा के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिवंगत खिलाड़ी को अमेरिका ने नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है? नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? जो भी 4 खिलाड़ी आपको दिए हुए हैं, ये हैं कोबे ब्रायंट। कौन है? कोबे ब्रायंट। इनको नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में अमेरिका ने शामिल किया है। ठीक है। तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपने सेट एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।